नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल बेहतरीन होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो कुछ अलग ही होने वाली है। जितने भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत तगड़े वाला स्वागत है। कमालपुर से भी बच्चे जुड़ चुके हैं जो बहुत ज्यादा कमाल करते हैं। अंकुश इनका नाम है और ये बुलंदशहर के ही निवासी हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि क्लास के अंदर आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन लेवल से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जितने में एग्जाम निकल जाए उतने क्वेश्चन यहां पर आपको कराए जाने वाले हैं। यकीन मानिएगा, हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग लेवल होगा, क्योंकि लेवल निकलवाना आप लोगों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को बता देना चाहूंगा कि आज क्या कुछ होने वाला है। अगर मैं आपको यहीं पे डिस्कस करूं और बता दूं, ये आपकी संभव सीरीज चल रही है। सीरीज का नाम संभव मैंने यूं ही नहीं रखा। संभव सीरीज का काम ही ये है कि आप लोगों के सिलेक्शन को संभव कराया जाए। तो आपके सिलेक्शन को संभव बनाने के लिए ही आपकी संभव सीरीज आपको देखने को मिली है। 30 डेज के अंदर ओवरऑल हम कंप्लीट जीके जीएस कवर कर लेंगे आपके एसएससी जीडी के लिए। यानी इसमें समझना, संभव सीरीज 30 डेज की है और 30 डेज भी किस प्रकार से, सिर्फ 30 दिनों के अंदर हम एसएससी जीडी को यहां पर नस्तेनाबूद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही एमटीएस को भी यहां ठिकाने लगा देंगे। जीडी 26 और एमटीएस 2025 के लिए बातें चल रही हैं। निश्चित तौर पर चलिए शुरू करते हैं। अगर आप तैयार हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब सारे बच्चे लाइक कर देंगे तो अपने आप माहौल बन जाएगा। क्लास को लाइक करके हम आगे बढ़ते हैं, बिना परेशानी के चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम पार्वती पते हर हर महादेव। सुबह 10 बजे भी क्लास लाइव लेना इस प्रकार से ये एक बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और चीजों को इसी लहजे में लेके जाना ये और बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यूपीएससी बैच के एक बच्चा कह रहा है कि ऐप पर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। अरे ऐप पे हल्का सा एक इशू चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा जो है नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसको हम सही करा के रिकॉर्डेड डलवा रहे हैं, साथ में लाइव ले रहे हैं। सर गुरुजी ठंडी वाला कंबल ओढ़ के ठंडा के और दंडा के प्रणाम करते हैं, आपका प्रणाम स्वीकार किया जाता है। स्टार्ट करें, ठीक है। चलो, आज मैं इधर साइड से पढ़ाऊंगा सो दैट कि आपको ऑप्शंस भी क्लैरिटी के साथ नजर आए। काफी बच्चों की डिमांड के बाद मैं इधर साइड से आप लोगों को पढ़ाने के लिए एग्री हुआ हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये चीजें क्लियर है। संभव सीरीज की आज है आपका डे 4 आपको देखने को मिल रहा है। अब 30 डेज तक इसमें बने रहना आपकी जिम्मेदारी है। आज और कल और होगा, उसके बाद इसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास, इस तरीके से चीजें आपको आने वाली हैं। अगर मैं आपको यहीं पर आपको बता दूं तो ये है आप लोगों का अपना चैनल जिसके अंदर चीजें चल रही हैं। अगर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो यहीं आपको देखने को मिल जाएगी संभव सीरीज। यह संभव सीरीज है जिसके अंदर चीजें कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। शुरुआती वीडियो आप सभी लोगों ने देखी, 20,000 से आसपास लोग देख चुके हैं। उसके बाद 8.1, फिर 6.3 और लगभग अभी वर्तमान में 113 लोग देख रहे हैं। नंबर मायने नहीं रखते, सिलेक्शन मायने रखते हैं। जिस कंटेंट को मैं यहां पर आप लोगों के लिए डिलीवर कर रहा हूं, मैं बता चुका हूं, ये कंप्लीट जीके जीएस के लिए है। और कमाल की बात यह है बच्चे कि संभव सीरीज के अंदर मैं पीवाईक्यूएस को भी ले रहा हूं, जिसको कवर कराना एक बड़ा रिस्क भी हो सकता था, परंतु आप सभी जानते हैं कि डर के आगे जीत है। राम राम सरपंच साहब, राम राम भाई जी। स्टार्ट करें। आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट स्कीम्स जो बेसिकली सरकार के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है। इसका पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल जीत राणा जीएस पर देखने को मिलता है। सब फ्री में ज्योग्राफी कहां से पढ़े, मैं खुद फ्री में आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट जीएस आपको देखने को मिलने वाली है, मैं खुद ही उस चीज को कवर कराऊंगा। लीजिए आपके समक्ष पहला सवाल ये रहा, जोरदार सवाल है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। थोड़ी बुद्धि लगा लेना। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। पहला है कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 2009 में लागू की गई थी। पहला, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना था, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इसको बढ़ावा देना था। इसने आंध्र प्रदेश के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया था। चलो, मैं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के बारे में चर्चा कर लेता हूं। सर, स्वर्ण जयंती स्वर्ण रोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में आती है। 1 अप्रैल 1999 में आती है, आई, ठीक है। चलिए, ये काफी बेहतर तरीके से चलती रहती है, लेकिन 2014 में इसको बंद किया जाता है। बंद कब किया जाता है सर? इसको 2011 में नेशनल रूरल, ठीक है, लाइवलीहुड मिशन से चेंज किया गया। 2011 में इसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से परिवर्तित किया गया।
ठीक है, से परिवर्तित इसमें किया गया है इसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। अगला पॉइंट ये है कि इसके अंदर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल चीजें चलती हैं, केंद्र और राज्य कितना कितना इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, तो केंद्र का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 75 होता है, और राज्य का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 25 होता है। तो केंद्र और राज्य का पार्टिसिपेशन 75 और 25 के रेशियो में चलता है। तो अब हमें इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता लग गई। अब इसी की बेसिस पर आप आंसर दीजिए। पहली बात, जीडी में आ चुका सवाल है, सवाल दोबारा भी रिपीट हो सकता है। अगली बात, पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि भाई साहब इसको 2009 में लागू नहीं किया गया, इसको 1999 में ही लागू कर दिया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी के सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं, और सवाल पूछा था गलत वाला। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके समक्ष, ये रहा अगला सवाल। भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए नेशनल यूथ पॉलिसी किस वर्ष लॉन्च की थी? नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है कि नेशनल यूथ पॉलिसी आपकी कब आती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किसके बारे में बात करें? नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में आप समझना बिना परेशानी के। देखो सर, एक युवा नीति आती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए युवा नीति कब आई थी, बच्चे हंस जाएंगे इसमें। युवा नीति कब आई थी? आधे बच्चों को नहीं पता युवा नीति कब आई थी। युवा नीति जो आपको देखने को मिलती है, जो 11 अलग अलग प्रोग्रामों के ऊपर काम करती है, युवा नीति 2003 में आई थी। लेकिन युवा नीति अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जो युवा नीति थी वो पूरी तरीके से आपकी फ्लॉप हो जाती है और खेल इसका खत्म हो जाता है। इसलिए आपको लॉन्च करनी पड़ती है नेशनल युवा पॉलिसी। नेशनल युवा पॉलिसी इस वजह से लॉन्च करनी पड़ती है कब? 2014 में। ठीक है, सिंपल है सर, हम तो समझ गए। भाई ये किस एज ग्रुप के लिए थी, एक बार बताओगे? ठीक है, चलिए, ये किस एज ग्रुप के लिए आपको देखने को मिलती है? एज ग्रुप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए किस एज ग्रुप के लिए काम करती है, 15 से लेके 29 वर्ष के लिए काम करती है। ठीक है, इट इज वैलिड फॉर क्या है? इट इज वैलिड फॉर 15 टू 29 एज ग्रुप। 15 से लेके 29 का जो एज ग्रुप है यह उसी के लिए काम करती है। 15 से लेके 29 का जो एज ग्रुप है यह उसी के लिए काम करती है। 2014 में आपको ये देखने को मिली है। ठीक है, चलिए बिना परेशानी के याद रखेंगे। चलिए बिना परेशानी के याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, पूछा है गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में भारत सरकार के द्वारा कितने दिनों के लिए काम प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है? गरीब कल्याण रोजगार योजना ये लॉन्च की जाती है और इसमें कितने दिन के काम के बारे में बात की गई है? गरीब कल्याण रोजगार योजना में कितने दिनों के लिए काम की बात की गई है? ठीक है, बताइए सर। जब कोरोना वायरस भारत के अंदर आता है, हिट करता है इंडिया को, उसी के बीच में 20 जून 2020 को ये लॉन्च की जाती है। बात को याद रखना, कब लॉन्च की गई थी? 20 जून 2020 को यह लॉन्च की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसके अंदर क्या क्या बातें चली हैं, सर इसके अंदर क्या है, जितने भी गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए एक रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। 50,000 करोड़ का इसके लिए बजट भी रखा गया था अलग से। 50,000 करोड़ का बजट था। 116 डिस्ट्रिक्ट्स में यह लागू हुई थी, डिस्ट्रिक्ट्स, और 6 राज्यों में यह लागू हुई थी। 6 राज्यों में लागू की गई थी। बजट में बता चुका हूं, 50,000 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया था। और पॉइंट आता है कितने दिन की रोजगार? सर जी 125 दिन की रोजगार की चर्चा की गई थी। यह सवाल आ चुका है। बाकी फैक्टर्स आपके आगामी एग्जाम्स के लिए जरूरी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो ठीक है भाई। वाहो दुबे, आपने इसी कमेंट के साथ आप रात गए थे, इसी कमेंट के साथ आप फिर आ गए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की जाती है। तो पूछा जा रहा है कि पीएम सूर्य घर योजना, जो मुफ्त बिजली योजना आपकी लॉन्च की गई थी, ये कब लॉन्च की गई थी, इसके बारे में बताइए सर। इसको वैसे तो फरवरी 2024 के अंदर लॉन्च किया जाता है और 75,021 करोड़ रुपए फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया जाता है और 75,021 करोड़ रुपए, 75,021 करोड़ रुपए इसमें रखे गए हैं मुफ्त बिजली योजना के लिए। बजट में आवंटन आपका हुआ था, जो 2024 वाला बजट था उसमें इतना आवंटन इसके लिए स्पेसिफिक तौर पर हुआ था। इसके बारे में भी याद रखेंगे पार्थ। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। राम राम सरपंच साहब, राम राम भैया, कैसे हैं आप? काफी दिन बाद दिखाई दिए। अगला, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जो गति शक्ति प्लान था इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके बारे में बजट के अंदर भी डिस्कशन किया गया था। फटाफट बताइए, जो गति शक्ति प्लान है उसके बारे में बताइए।
गति शक्ति प्लान है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। सर जो जीडीपी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, लॉजिस्टिक लागत जो पहले 14% थी उसको 10% करना था। लॉजिस्टिक लागत को यहां पर घटाना था। 13 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। लॉजिस्टिक की लागत जो काफी बढ़ चुकी थी, लॉजिस्टिक लागत जो पहले आपको जीडीपी का 14% हो गई थी, उसको कम करके 10% तक लाना इसकी जिम्मेदारी थी। यही थी पीएम गति शक्ति मिशन। इसके 6 पिलर्स भी रखे गए थे और इसके बारे में बजट 2021 में डिस्कशन भी किया गया था। इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। कहा गया था कि इसमें हम 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जिससे कि भारत में लॉजिस्टिक की कॉस्टिंग घटेगी। ठीक है, चलिए। अरे कोई बात नहीं बाबू, वाह कॉमेडी, मजाक कर रहे थे, कोई चक्कर नहीं। मैंने पूछा गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार के द्वारा कितने राज्यों में शुरू किया गया था 2025। जीडी के पेपर में यह सवाल भी पूछा गया। देखो सवालों का लेवल अलग ही लेवल का अतरंगी देखने को मिल रहा है। अब इस सवाल की अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो इसके बारे में याद रखना कि सर यहां आपको देखने को मिल जाएंगे कि 6 राज्यों में शुरू किया गया था। कौन सा है सर? गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार के द्वारा 6 जगह शुरू किया गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। देखिएगा कहां कहां पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये तो वो है जो इंपोर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। देन ओडिशा, देन झारखंड, देन ओडिशा एंड देन झारखंड। ओडिशा रहेगा एंड देन आपको झारखंड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। चलो बता चुका हूं 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इसने काम करा था, पीछे भी ये आ चुका है। 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इसने काम किया है, पीछे भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, मैंने जस्ट अभी की थी। तो 6 जगह ये आया था, पीछे ही बताया था, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, सर मेरे एमपी में आया है पार्थ चलिए अगला सवाल ये रहा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लॉन्च की गई थी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लॉन्च की गई थी? इन विच ईयर वाज द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी, बताते हैं। सर देखिए अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके बारे में थोड़ा समझिए। भारत को थोड़ा सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए इस प्रकार की स्कीम जो है लेकर आई गई, ठीक है। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर काम भी करती है। 1 अक्टूबर 2020 में हमने लॉन्च किया जब कोविड-19 के बाद हमारी कमर टूट गई थी। 1 अक्टूबर 2020 में हमने इसको लॉन्च किया जब कोविड-19 के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले थे। अब इसके अंदर क्या था, ठीक है, चलिए देखो इसके लिए कुछ ऐसे लोगों को चुना गया था जिनकी सैलरी 15,000 से कम है पर मंथ, तो उनको इसके अंदर शामिल किए जाने की बात की गई थी। 2 साल के लिए ईपीएफ योगदान में छूट दी गई थी, ठीक है, सरकार के द्वारा ईपीएफ उनका पे किया गया था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तारीख को लॉन्च की गई थी? सर जस्ट अभी बता के हटा हूं कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिस मैंने पीछे वाले पेज में बताया। अब तुम्हें एक ना टेक्निकल सवाल की मतलब इस सवाल की नींव को समझना, इस सवाल की नींव को समझना, ठीक है। चलिए देखो इस वाले पॉइंट को समझना। अभी जस्ट मैं बता के चला हूं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जीडी के 20/2/2025 की पहली शिफ्ट में आपको देखने को मिला। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो मैं बता चुका हूं 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अब ये तारीख देखना, ये है 20/2/25, 10/2/25 शिफ्ट थी। आप अपनी बुद्धि में यह बात ठोक लीजिए कि अगर एक बार किसी से पूछा, इस किसी स्कीम से किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो ओवरऑल जरूरी होगा, ना फिर वो सिर्फ जीडी में आएगा बल्कि फिर वो एमटीएस में भी आएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास एक लिमिटेड चीजें ही होती हैं जिसको वो बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सके। अब उसमें से एक टॉपिक ये भी आपका होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर के बारे में अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर सवाल क्या होगा कि अगर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तारीख को लॉन्च किया गया था बात करूं तो ये 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसके बारे में आपको समझना होगा। करेक्ट आंसर भी इसमें सी ही होगा, ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार। अगला सवाल ये रहा, भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू किया गया था?
सवाल नंबर 10वां है, इसके बारे में बताइए। सर आबा, आबा जो टर्म आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आबा टर्म आपको कहां देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊं, ये लॉन्च तो 2024 में हुआ है और वो भी अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यह आपका 63,000 विलेजेस के लिए था, 63,000 विलेजेस के लिए था। और इसके थ्रू लोग कितने कवर होंगे, कवर्ड पर्सन कितने थे, कवर्ड पर्सन, सर कवर्ड पर्सन थे इसके अंदर 5 करोड़। 5 करोड़ लोगों को, 63,000 से अधिक इसके अंदर गांवों को कवर किया गया था, ठीक है। याद रखना, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के। एक सवाल पूछा जा सकता है, अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं जरूर पूछता कि धरती आबा योजना के अंदर किस जनजातीय व्यक्ति को कमेमोरेट किया गया है। सर धरती आबा जो स्कीम है, इसके अंदर किसको कमेमोरेट किया गया है, सर वो है बिरसा मुंडा। दैट इज बिरसा मुंडा आपको देखने को मिल जाएंगे, बिरसा मुंडा, उन्हीं को यहां पर कमेमोरेट किया गया है। अक्टूबर 2024 में आपको ये स्कीम बहुत बढ़िया लेवल पर देखने को मिल जाएगी, विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। आप इनके बारे में चीजों को थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई समस्या भी आपको नहीं आएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पर। समझ में आई ना ये बात, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। भाई युवा पॉलिसी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो 3 वाली की बात कर रहा हूं बेटा, ऑफिशियल AB 07। इस सवाल की बात करते हैं, सुमिलित इसको करना है आपको, सुमिलित कीजिए। देखो अगर मैं बात करता हूं, जवाहर रोजगार योजना आपकी कब लॉन्च की गई थी, सर मैं ऐसे ही बता देता हूं, जवाहर रोजगार योजना 1989 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, रोजगार आश्वासन योजना 1995 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं, जो मिलियन वेल्स स्कीम आपकी स्टार्ट की गई थी, इसका याद रखना, ये आपकी 1993 में स्टार्ट की गई थी। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो था, ये आपका 1988 में शुरू किया गया था। तो इसमें मैच द फॉलोइंग था, बट स्ट्रक्चर खराब हो गया, इसलिए मैंने अलग से खुद ही बता दिया है। ये भी GD 2025 में आ चुका आपका सवाल था, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्कीमों की ईयर्स को आप खुद ही याद रखना, ये जरूरी होगा, ठीक है, जरूरी होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा कि भाई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब से लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY, इसको कब आपका लॉन्च किया गया है। मैंने पूछा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री की रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसको कब शुरू किया गया है, बताइए फटाफट से, ठीक है। चलिए बिना परेशानी के इसके बारे में बताएंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, उन्हीं लोगों के लिए था जिनकी जो सैलरी है वो 15,000 से कम है, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, ठीक है। चलो इसमें 2020 में 1.5 करोड़ लाभार्थी भी थे, और 1.5 करोड़ लाभार्थी भी थे, और इसको शुरू किया गया था 2016 में, ना कि 17 में। इसको 2016 में शुरू किया गया था। नाम है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। रोजगार को एफिशिएंटली लोगों के लिए करने की बात की गई थी, कहा था 3 साल के लिए जो आपका EPF होता है, EPS होता है, ठीक है, उसमें 8 पॉइंट, EPS में योगदान कितना था 8.33, EPS योगदान कितना था, योगदान 8.33 था, ठीक है। और 3 इयर्स की बात की गई थी, ये बात भी इसके अंदर की गई थी। मैंने बताया था 2020 में 1.5 करोड़ लाभार्थी इसमें देखने को मिले थे। अगला सवाल ये रहा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए तो इसको कब शुरू किया गया था, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, बिना परेशानी के बताइए। लोन्स वगैरह की बात की गई थी, मुद्रा स्कीम से पुरानी स्कीम आपको यही देखने को मिलती है, ठीक है। इसको KVIC ने शुरू किया था, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, स्टार्टेड इन 1956, उसी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। याद रखना किसने स्टार्ट किया था इसको, so that was KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, जो आपको देखने को मिलता है वो। सर इसके अंदर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन लेना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन लेना चाहता है, वो 10 से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकता था। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सर्विस सेक्टर के लिए लोन लेना चाहता है, वो 5 से 10, देखो 10 से लेके 25, 5 से लेके 10 लाख रुपए के लोन की बात चल रही है। ये लिया जाता था जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी आप समझ सकते हैं द्वितीयक क्षेत्रक है, लेकिन जो टर्शियरी सेक्टर से बिलोंग करता है, सेवा क्षेत्र से बिलोंग करता है, टर्शियरी सेक्टर से जो बिलोंग करता है, वो आपको यहीं देखने को मिलता है।
सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब इसी के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अगर हम चर्चा करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा लल्ला, ये 2008 में आपका लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं 2008 होगा बात खत्म, बेटा इसके अंदर ना ये पूछा जाएगा बाद में, एक बार सवाल आ गया इसके रिलेटेड फैक्ट पूछे जाएंगे। तुम्हें क्या मैं टिक लगाने वाला सवाल लगता हूं क्या, कि मैं आऊंगा टिक लगाऊंगा? बहुत लोग हैं ऐसे, लोग स्लाइडों से पढ़ा के चले जाते हैं तुम्हें, ठीक है, तुम्हें बता देते हैं इधर हिंदी में लिख रहा है इधर इंग्लिश में लिख रहा है, लिख लो बेटा बहुत जरूरी है पेपर में आता है। वो तो बच्चा भी पढ़ लेगा ना, बच्चा नहीं पढ़ सकता? बच्चा जाहिल है क्या, गवार है क्या बच्चा जो हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ नहीं पाएगा? अरे कॉन्सेप्ट भी तो डेवलप करने होते, कॉन्सेप्ट कहां से लेके आओगे? ये तो ढूंढ लोगे बहुत से मेरे जैसे, पर मुझसा कहां से लाओगे? बात ये है, ठीक है, याद रखेंगे बिना किसी परेशानी के। बच्चा पूछा सब्सिडी कितनी दी गई थी? 15% से लेके 35% तक की सब्सिडी इसमें दी गई थी। सब्सिडी की अगर बात की जाए, इसके साथ एमएसएमई का तब रोल नहीं था, ठीक है, बाद में एमएसएमई 2014 में जुड़ी है इसमें, उससे पहले थी नहीं ना, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे पूछा है कि इसके अंदर 15 से लेके 25% की सब्सिडी की बात की गई थी, सब्सिडी की बात इसके अंदर की गई थी, सब्सिडी की बात इसमें की गई थी। अगला सवाल ये रहा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपकी स्टार्ट की जाती है, तो पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा पॉइंटर है जो यहां पर शामिल है ही नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं। फटाफट बताइए सर। 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जानी थी। कितनी यूनिट बिजली? 300 यूनिट फ्री में दी जानी थी, यूनिट फ्री आपकी दी जानी थी। अब इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव इसका आपको देखने को नहीं मिलता। क्लियर है? चलिए जी, ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, देखते हैं, इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि। ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका ज्यादा यूज किया जाना चाहिए। जो सूर्य होता है एक रिन्यूएबल सोर्स में आता है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये परफेक्ट है कि हाँ ये तो यूज है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड, मैं बोल रहा हूं कि 300 यूनिट फ्री दी जाएंगी, तो ऑब्वियस ही बात है हाउस होल्ड के लिए ये चीज फ्री दी जाएगी। अगला, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। बेटा एक बुद्धि एक बार लगा के अपनी सोचो कि अगर ये 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं और ये 300 यूनिट के अगर लोगों को रुपए देने पड़ते तो महंगी पड़ती, पर 300 यूनिट फ्री देने की वजह से वो सस्ती भी होगी। परफेक्ट है। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट्सली प्राइवेट सेक्टर की कॉस्टिंग को हम कम नहीं कर सकते। इस तरीके का कोई यूजेज इसमें नहीं था। क्यों नहीं था? प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से चीजों को बेचता है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण कवर अधिकतम कितना हो सकता है? देखो, अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हालांकि अभी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं शिशु, जैसे आप है, फिर किशोर, फिर आपको देखने को मिल जाएगा तरुण। ये 3 पॉइंटर्स थे, लेकिन 2025 के अंदर इसमें एड ऑन किया गया और इसमें एक और स्कीम डाल दी जाती है जिसको कहा जाता है तरुण प्लस। अब इसके अंदर तरुण प्लस भी है। अब 0 से लेके 50,000 तक का लोन अगर आपको लेना है, 50K तक का लोन लेना है, यहां लोगे। 50K से लेकर 5 लाख तक का लोन यहां लोगे। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन यहां लोगे और 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन तरुण प्लस में लोगे। ये मुद्रा स्कीम थी। मुद्रा स्कीम के तहत पूछा है शिशु कैटेगरी में तो 50,000 तक का लोन लिया जा सकता था। सी इसका आंसर आपका डेवलप होगा, जिसके बारे में आप बिना परेशानी के याद भी रखेंगे। बिना परेशानी के आप इस चीज को याद भी रखेंगे। सर जी स्टार्टिंग डेट भी बता दीजिए। 8 अप्रैल 2015 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए 8 अप्रैल 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म भी रही थी। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, भारत सरकार ने 2023 के संघीय बजट में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना का पैकेज कार्यक्रम पेश किया था? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से मैंने आपसे बोला है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये कैसे, ऐसे कौन बोलता है? एक बहुत ही फेमस चीफ मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा इस तरीके की आवाज बोली जाती है। जब हमने आपसे कह दिया कि सवाल को अगर आपको पढ़ना जरूरी है तो जरूरी है,
पढ़ काहे नहीं रहे हो? इस तरीके से बोला जाता है, फटाफट बताइए। 1 फरवरी 2023 को इसकी घोषणा की जाती है। 1 फरवरी 2023 को इसकी घोषणा की जाती है। सही सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत चीजें आती हैं। वाइब्लाइटिंग गैप फंडिंग आपको देखने को मिलती है विकास योजना के अंतर्गत। कौन बोलता है ऐसे, बताइए। चलिए चलिए चलिए, लालू जी नहीं बोलते हैं ऐसे, ना 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 ना। आप मिमिक्री समझ नहीं पाए, इसका मतलब मैंने मिमिक्री बहुत घटिया करी है, इसलिए आप उसको समझ नहीं पाए। अच्छी करी होती तो आप उसको समझ जाते। अगर मैं बात करूं तो इसको स्टार्ट किसने किया था? हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया था। एक बच्चा समझ गया जिसका नाम है ब्लॉगर, ठीक है, ब्लॉगर करके एक बच्चा, ये समझ गया। ऐसे कौन बोलते हैं? योगी जी बोलते हैं। परफेक्ट, योगी जी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है विकास, मतलब तुम ही लोग नहीं समझदार। ठीक है, मैंने घटिया एक्टिंग नहीं करी, मैंने तो परफेक्ट करा था। ठीक है, चलो अब याद रखना, इसको अल्पसंख्यक आयोग में रखा जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री विकास योजना। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री PMAYU योजना के बारे में पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में चर्चा की जा रही है। सवाल के बारे में बात करेंगे, किसकी चर्चा यहां पर की गई है, फटाफट बताइए। चलो जी बात करते हैं। परिवार की वार्षिक आय की पात्रता मापदंड क्या था, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति को घर बनाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए दिए जाने थे कि 2.3 लाख करोड़ में आपका जो घर है वो इसके अंतर्गत बन जाए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है, कैटेगरी कौन सी है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसकी जो संपत्ति है वो 3 लाख अप टू 3 लाख तक के लिए रखी गई थी। अगर कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करता और कोई व्यक्ति एलआईजी से बिलोंग करता है, लाइट इनकम ग्रॉस से बिलोंग करता है, तो 3 से लेके 6 तक भी जा सकता था। 3 से लेके 6 लाख तक कौन जा सकता था? जो एलआईजी से बिलोंग करता है। लाइट इनकम ग्रॉस जिनका है उनके लिए 3 से लेके 6 लाख तक का हिसाब किताब रखा गया था। लेकिन अगर कोई एलआईजी से ऊपर कूद जाता है, एमआईजी फर्स्ट में आता है तो 6 से 12, अगर कोई एमआईजी सेकंड में आता है, मिडिल इनकम ग्रॉस में आता है, तो उसके लिए 12 से 18 लाख है। याद रखना 2024 में मई महीने में इसको स्टार्ट किया गया था। 2024 में मई महीने में इसको स्टार्ट किया गया था। 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर यूज किए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, याद रखना मैंने क्या बोला, सब्सिडी कितनी दी जानी है? 2.30 लाख करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली संघीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में सतत कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी थी? फटाफट बताएं। अर्बन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव विच स्कीम टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में इस प्रकार से सेल्फ सफिशिएंसी के लिए किस चीज को यहां पर लॉन्च किया गया था? ठीक है, याद रखेंगे बिना परेशानी के। ठीक है सर, युवा नीति 1988 है। अरे युवा नीति बेटा जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 है, इसकी शुरुआत 2003 में कर दी गई थी युवा नीति के तौर पर, तब जाकर वो 2014 में नेशनल यूथ पॉलिसी बनी। ठीक है, चलो ऑप्शन कट हो रहा है, कैसन बानी बात करत रहे, हमारी बुद्धि खराब ना होत रही। ठीक है बेटा डायलॉग की तोड़ नहीं है, हल्के में मतलब। अरे कलर ही खराब है। बताइए, मैंने आपसे पूछा है कौन सी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पार्थ योजना की हम बात करते हैं। अक्टूबर 2024 में मंजूरी दी जाती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना डी ऑप्शन है, इसी वजह से मैंने इसको दिखाना उचित समझा था। आगे हम बात करते हैं, ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय काम का अधिकार की गारंटी देने की बात करता है? काम के अधिकार की गारंटी देने की जो बात की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, 2003 में संशोधन हुआ था, 1988 में बना था। हाँ करेक्ट है, ओके।
अब मैंने आपसे यहां पर पूछा, इसके बारे में मुझे बताइए, कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय काम का अधिकार की गारंटी देने का उद्देश्य रखता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 41 सुना है आपने कभी, जो डीपीएसपी में देखने को मिलता है, जिसके अंदर राइट टू वर्क जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो राइट टू वर्क जो स्कीम है, राइट टू वर्क जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात की जाती है। पार्थ, मध्य प्रदेश आ जाऊंगा मैं, अगर आपकी बार आपने सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो। अगर मैं करेक्ट बात करता हूं तो प्रधान जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो पहले नरेगा लॉन्च हुआ था, नरेगा लॉन्च हुआ था, ये 2006 से वर्किंग में है। 5 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2006 से इसने कार्य प्रारंभ कर दिया है 2 सितंबर से। और उसके बाद ही ये बाद में 2 अक्टूबर 2009 में इसी को नरेगा बना दिया गया। वर्तमान में तो नरेगा के ऊपर भी विचार चल रहा है कि नरेगा को भी परिवर्तित कर दिया जाए। अब इस परिस्थिति के अंदर 100 दिनों के रोजगार को चेंज कर दिया गया है। वैसे यही राइट टू वर्क था जो लोगों को काम करने का अधिकार देता था। वर्तमान में यह कार्यरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल बिना परेशानी के बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च करी थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, बताइए। मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट, ठीक है, माइक्रो यूनिट की बात की जा रही है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी की बात की जा रही है, जिसको मुद्रा योजना के तौर पर जाना जाता है। मुद्रा योजना के बारे में बता चुका हूं सर, ये 2015 में 8 अप्रैल के अंदर लॉन्च की गई थी। पूछा जा रहा है इसको लॉन्च किसने किया था। ये बात मैं बहुत तगड़े तरीके से पहले ही पढ़ा चुका हूं चाइल्ड आर्ट, कि भैया जी इसके अंदर 40 करोड़ से ज्यादा की बातें चल रही हैं, 40,000 करोड़ से ज्यादा की बातें चल रही हैं। और करेक्ट आंसर अपने मोदी जी हैं। मोदी जी ने इसको अप्रैल में 8 अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया था। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया गया था। इसमें ऋण के आधार 4 प्रकार से हो जाते हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं अगला सवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित लोग कितने दिनों के लिए काम प्राप्त करते थे? यानी इसके अंदर वर्किंग कल्चर जो था उसके अंदर मिनिमम कितने दिनों के रोजगार की बात यहां पर की जाती थी, इनके बारे में मुझे बताइए। कार्य दिवस आपको कितने देखने को मिलते हैं, बिना परेशानी के बताइए। ठीक है, चलो देखो, जिस दिन काम करोगे उसके 15 दिन बाद इसमें पैसे भी दे दिए जाते थे। आज आपने काम किया है, 15 डेज में पेमेंट होता था। 15 डेज में पेमेंट होना भी जरूरी था, पेमेंट होना भी जरूरी था। देखो अब तुम खुद सोच के देखो, जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी पर भीड़ आपको कभी देखने को मिलेगी। जैसे अभी आप ये कंटेंट देख रहे हैं, ये जीडी के लिए स्पेशल मैंने कैटेगराइज किया है। बच्चों की संख्या आप देख लीजिए। 2-3 कारण इसके हैं। जो एक बच्चे ने पीछे पूछा, बोला कि सर बच्चे बहुत कम हैं। वैसे मैं इस चीज से कभी भी मुझे परेशानी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक हीरे की परख जौहरी की होती है। दूसरी बात ये है कि जैसे बच्चे कम है ना, इसके पीछे के 2-3 कारण है बच्चा। पहला तो है कि हम फेक सब्सक्राइबर या फेक बॉट्स नहीं बिठाते। अभी तो अपने बाकी लोग देखे होंगे, ठीक है। अब चैट रेट जो चल रहा है, कितने बच्चे क्लास में इंगेज कर रहे हैं, मेजरली लोगों की क्लास में इतने ही बच्चे इंगेज कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके की क्लासेस में, लेकिन वो फेक करके दिखाया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत से सच रहे हैं, भविष्य में भी हम हमेशा सच रहेंगे, कभी हमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप सभी की कमेंट मुझ तक आ रही हैं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एक अच्छे व्यक्ति भी बनेंगे। आज जो बच्चे इस क्लास को लाइव देख रहे हैं या इस क्लास को बाद में कोई बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। आप अभी देखिए, आप रिकॉर्डेड देखिए, जैसा चाहें आप ऐसे देख सकते हैं, परंतु लाइव क्लास देखने का एक अलग ही मजा होता है, ठीक है, याद रखना। तो रेगुलर आप अगर रहेंगे तो मुझे थोड़ा स्वाद आएगा, मुझे भी बढ़िया लगेगा, तो उस चीज के लिए रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अरे बच्चे मैं किसी को फेक नहीं कह रहा। एक बच्चा कह रहा है कि वो फेक नहीं बच्चे, मैं किसी को फेक नहीं कह रहा। आप किसी को डेलिबरेटली किसी का नाम लेके फेक कर रहे हैं, वो चीज गलत है, ठीक है। मैं किसी को इस तरीके से नहीं कहता। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, जो नहीं कर रहा अपने लिए नहीं कर रहा। जिसके पास पैसे हैं वो कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए बढ़िया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, मैं किसी की क्लास को फेक नहीं बता रहा हूं। मैंने बताया कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, लोगों के द्वारा किया जाता है।
मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया है कि बच्चे हम नहीं कराते, बाकी कोई कराए। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा आपके सामने ऐसा ही रहा हूं, पहले भी आप मुझे देखते होंगे, आज भी आप मुझे देखते हैं, मैं रहता ही ऐसे हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, दिखावा नहीं करता, जो होता है मैं सीधा बोल देता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है, तो यही चीज हमेशा भविष्य में भी जारी रहेगी, ना कभी छुपाने का प्रयास करेंगे, ना कभी झूठ बोलने का। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अभय तिवारी जी, सवाल का जवाब दीजिए। पूछा है कि कितने लोग काम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें 100 डेज के लिए चर्चा की जाती है, कितने दिनों के लिए बात की जाती है? सर इसके अंदर 100 डेज के लिए चर्चा की जाती है। अगर मैं इसी के अंदर पूछ लूं कि महिलाओं के लिए कितना भुगतान किया जाता है, तो महिलाएं अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगी कि महिलाएं कितनी है। महिलाएं 50% इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, 50% महिलाएं आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे, 50% महिलाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान था, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बताइए। देखो, गरीब कल्याण रोजगार योजना के ऊपर हालांकि मैंने चर्चा ऊपर भी की थी, अब यहां पर भी इसके बारे में चर्चा की जा रही है, तो सीधे तौर पर याद रखना, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट वाली सीट पर चुपके से अनुपम सैनी दरोगा आकर बैठ गए हैं, अद्भुत अद्भुत। इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020। इसको अक्टूबर के महीने में स्टार्ट किया गया था। कमाल की बात आपको देखने को मिल जाएगी, नहीं नहीं ये तो जून वाला है, 20 जून में शुरू किया गया था, मेरे ई फाइनेंस पे पहुंच गया था, इसको 20 जून 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो तगड़े तरीके से इसके बारे में भी याद रखेंगे। समस्या मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ होगी। 6 राज्यों में लॉन्च किया गया था, 116 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 50,000 करोड़ रुपए इसमें रखे गए थे। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, स्वच्छ भारत अभियान भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव पर मनाया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात की जा रही है। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था, और जब स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्या रखा था स्वच्छ भारत का? सर ये हमने गांधी जयंती रखा था। अगर हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व, हमारे नेशनल पर्व कौन कौन से आपको देखने को मिल जाते हैं, तो नेशनल पर्व के बारे में सीधे तौर पर याद रखना कि जी हमारे जो नेशनल पर्व है, व्हाट्सअप नेशनल पर्व हमारे कौन कौन से हैं? सो 3 नेशनल पर्व होते हैं, रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है और गांधी जयंती होता है। क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे भैया, क्लास में लाइक करना बहुत जरूरी रहा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये लीजिए अगला सवाल ये रखते हैं। चलिए, भारत में 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास के लिए लक्षित लंबाई क्या है? 2025 तक हम कितने अपने यहां पर रोड नेटवर्क्स बना लेंगे, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, चलिए अरे भाई मैं जानता हूं तलवार को, जानता हूं, मैं तलवार को जानता हूं, जिसकी बात कर रहे हैं मैं उनको जानता हूं। ठीक है, टेंशन पे नहीं रही। अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप मर्द नहीं है। ठीक है, चलिए बिना परेशानी के आ सकते हैं। हमने कहा था कि हम खुले में सोच मुक्त कर देंगे, ओडीएफ फ्री कर देंगे इंडिया को, 2019 तक की ये बात कही गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट पूछा जाए इसके अंदर कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसके बारे में भी आपको बताना होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की लक्षित लंबाई आपकी कितनी थी? दैट वाज 2 लाख करोड़। हमने कह दिया था कि 2 लाख करोड़ हम कर देंगे, 2025 तक हम 2 लाख करोड़ इसको कर देंगे विदाउट एनी इश्यू। आप इसके बारे में याद रखेंगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 3745 किलोमीटर का है, 3745 किलोमीटर का हमारा मैक्सिमम लॉन्ग नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा, जो NH44 है। NH44 है, 3745 किलोमीटर की बात इसके अंदर की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है सर, हम लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, यकीन मानिए कि उसके बदले में मैं आपको सिलेक्शन ही दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इस चैनल पे बिताया हुआ एक एक मिनट आपके सिलेक्शन को डेडिकेटेड है। ठीक, मैं यहाँ बच्चों को बरगलाने का काम नहीं करता, बस मुझे भी भगवान को जाके जवाब देने। जब भगवान मुझसे पूछेगा कि तूने अपने जीवन में क्या करा, तो हम यही कहूंगा कि नहीं, मैंने तो बच्चों को ऐसे ऐसे बहकाया है। भगवान 2 बार कहेगा इसे 2 बार कढ़ाई में एक्स्ट्रा तलो, तो पता लग रही है वहां जाके दिक्कत होगी मुझे, इसलिए मैं झूठ बोलता ही नहीं। इसलिए रहता हूँ अपन ऐसे कि हाँ ठीक है, तुम हो मेरे छोटे भाई बहन, इस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ।
कृषि वानिकी की अवधारणा कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की सिफारिश पर गई है? जो कृषि वानिकी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो बताइए ये किस लेवल पे काम कर रही होती है? सर दरअसल ये आपकी जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 आई थी, जो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 आई थी, उसी के बेसिस पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चीजें आपकी चली थी। वही चीज आपको यहां देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, मार्च 2025 में भारतीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में छोटे मूल्य के यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों के लिए प्रोत्साहन योजना पेश की थी। इसके बारे में बताइए। मार्च 2025 में भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में छोटे मूल्य के यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक के लिए जो प्रोत्साहन दिया था, वो कितना प्रोत्साहन दिया था? फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट बताइए, बिना परेशानी के इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। क्या आंसर इसका अंदर होगा? तो अगर हम बात करें, जो आपको देखने को मिलेगा एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर डेवलपमेंट किया जाता है, और यहां पर यूपीआई और एनपीसीआई ने आपस में मिलकर 1500 करोड़ के लिए यहां पर लेन देन को प्रोत्साहन किया था। 1500 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। कितना? 1500 करोड़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अमरोहा से बहुत बहुत प्यार, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है सरपंच जी, नमस्ते नमस्ते भाई। चलिए अगला सवाल ये रहा, 2024 में भारत 239 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया। इस उपलब्धि में किस सरकारी पहल का महत्वपूर्ण योगदान था? आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी सरकारी पहल है जिसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आपको यहां देखने को मिला है? किसमें? दूध उत्पादन में। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको जो देखने को मिलता है, जो करनाल वाला है, उसके बारे में भी आप चीजों को याद रखेंगे कि करनाल वाला जो इंस्टीट्यूट है वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। और जो ऑपरेशन व्हाइट फ्लड है 1970 में स्टार्ट किया गया था, वो भी जरूरी था। ऑपरेशन व्हाइट फ्लड भी इसके अंतर्गत आपको जरूरी देखने को मिल जाएगा। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखना बच्चे। अगर श्वेत क्रांति जो 1970 में आपका स्टार्ट किया गया था, श्वेत क्रांति 1970 में शुरू की गई थी, किसके द्वारा? वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये काम बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन तब क्यों नहीं हुआ? तब स्कोप नहीं था। तो ये जो स्कोप आपको यहां देखने को मिलता है, ये स्कोप आपको देखने को मिलता है 2014 में। 14 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन आता है, जो कि आपका इसी के ऊपर काम करता है कि किस प्रकार से दूध उत्पादन बढ़ाया जाए। 239 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन में 2014 का राष्ट्रीय गोकुल मिशन अधिक कारगर है, अगर एज कंपेयर करूं मैं इसको व्हाइट रेवोल्यूशन से। याद रखना, बलिया से सर, बलिया से तलिया आय है। 2024-25 में अनुदान मांग विश्लेषक के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल वित्तीय आवंटन आपको कितना देखने को मिल जाएगा? वित्तीय आवंटन आपको कितना देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताइए सर जी। 1985 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये 1985 में आपका बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया था। तब से लेकर आज तक इसका काम केवल इतना होता है कि गांव का डेवलपमेंट बेटर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए स्कीम्स को बनाना, उसके लिए स्कीम्स को बनाना ये बहुत जरूरी आपका हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 वाली, वो इसी के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा आप जितना भी देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ये इसके लिए शुरू की गई थी। इन सबका काम क्या होता है? गांव के लिए डेवलपमेंट करना, और ये तब ही पॉसिबल हो पाता है जब डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट काम करता है। ये एसएससी एमटीएस का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। देखो यकीन मानना, जिस लेवल के सवाल मैं आपको यहां करा रहा हूं भाई, ये लेवल ही अलग है, ये लेवल ही अलग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 2014 में लॉन्च की गई डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक के आधारभूत रजिस्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? एग्री स्टैक की रजिस्ट्रीज के अंदर जो फाउंडेशन ऑफ रजिस्ट्रीज देखने को मिलती है एग्री स्टैक की, तो उसमें क्या चीज शामिल है, क्या चीज उसमें शामिल नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। फटाफट बताएं सर। देखते हैं, फार्मर्स की रजिस्ट्री होती है बिल्कुल होती है। अच्छा, मेरे एक
नोन है, वो मुझसे पढ़े नहीं, सिर्फ जानकार है। मेरे पैरेलल नहीं पढ़ते थे, मुझसे बड़े हैं, मतलब 8 एक साल बड़े हैं। अच्छा, जितने भी मेरे जानकार हैं, मित्र हैं, वो सब मुझसे बड़े हैं। मैं अपने मित्रों में सबसे छोटा हूं, और जो बहुत गैप है, मतलब मैं जिन लोगों में बैठता था या जिन लोगों में बैठता हूं, वो मुझसे सब बड़े ही हैं, सब बड़े हैं। मतलब कोई मेरे से 8 साल बड़ा है, कोई 5 साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है, तो ऐसे मैं हमेशा बड़ों में बैठता हूँ। ठीक है, बढ़िया रहता है, स्वाद आते हैं। तो एक भैया हैं जो रिसेंटली उनका वीडियो बने हैं, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वो सिलेक्ट हुए। तो उनको क्या था, अपने जिस भी गांव के वो वीडियो बने थे, उनको वहां का किसान रजिस्ट्री रखनी पड़ती थी। हर एक किसान की जानकारी उनके पास उनको होनी चाहिए थी। तो करेक्ट आंसर ये है। दूसरा, विलेज पंचायत ऑडिट डेटाबेस, ग्राम पंचायत का ऑडिट करना इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो ग्राम पंचायत का ऑडिट 243H 243I इन आर्टिकल्स के माध्यम से खुद ब खुद कराया जाता है, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट होती है वो खुद करती है। ठीक है, याद रखना। क्रॉप शोन रजिस्ट्री, बोई गई फसल की रजिस्ट्री रखनी पड़ती थी। केवल पहला और तीसरा इसमें सही। अगर हम बात करें, ये इसके अंदर, बी इसके अंदर सही नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा। मार्च 2025 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल जो टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, भारत में कितने दिनों के लिए लागू किया जाता है? मार्च 2025 में भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, वो कितने दिनों का किया जाता है? करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या होगा सर जी? इसके अंदर याद रखना कि करेक्ट आंसर है कि हमने इसको 100 दिनों के लिए लॉन्च किया था, कि 100 दिनों में हम टीबी की एलईडी बना देंगे। कहा गया था कि 100 दिनों में तो हम टीबी की एलईडी बना देंगे। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स। ठीक है, डॉट्स के ऊपर भी, इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है, जो एनएचएम के अधीन ही काम करता है। और इसके बारे में याद रखना, इसके लिए निक्षय पोर्टल बनाया गया था। एक पोर्टल का भी नाम पूछा जाता है, इसके लिए पोर्टल। हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी का कट लगा था, जिस वजह से ये नहीं, खेल खराब हो गया था इसका। अभी मैं आ गया हूँ, लाइव हूँ आपके सामने। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने पूछा आपसे, सवाल है, जोरदार सवाल मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मुझे बताइए कि ये हो गया सवाल, ये तो हो गया था, ये तो मैं बता चुका था ना। ठीक है, चलिए, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये रहा, आदिवासी समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल, किस समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आप मुझे बताएंगे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल EMRSS को किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो एकलव्य पहल के बारे में आप मुझे बताएंगे कि इसको किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, बिना परेशानी के इसके बारे में बताइए। एकलव्य पहल में क्या किया गया था कि उन सभी लोगों को यहां पर शिक्षा देनी थी जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये वहां हर एक जगह बनाए जाएंगे, ये वहां हर एक जगह बनाए जाएंगे जो कि 50%, 50% से ज्यादा जहां एसटी है, 50% से ज्यादा एसटी क्षेत्र अगर है, 50% से ज्यादा कहीं पर एसटी है, तो ये हर एक जगह पर बनाए जाएंगे। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी का आपको देखने को मिल रहा है। और करेक्ट आंसर के लेवल पे अगर मैं बात करता हूं, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 6 से लेके 12वीं क्लास तक के लिए इसको रखा गया था। 1997-98 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, अगला सवाल ये रहा, बिना परेशानी के, भारतीय सरकार एक राज्य एक आरआरबी क्षेत्र ग्रामीण बैंक नीति लागू करने वाली है ताकि परिचालन दक्षता सुधार, प्रतिस्पर्धा कम करे। मौजूदा 43 आरबीसी को किसमें संकेतित करने की बात की गई थी? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर एक बच्चा कह रहा है कि सर आप पहला एक बच्चा कह रहा है सर आपके पास 800 रुपए की जैकेट है। हाँ भैया, मैं सस्ती सस्ती पहनता हूँ, जो मुझे सबसे सस्ती वहां पे मिली थी मैं इसको ले आया, सिंपल 800 रुपए की है ये। दूसरा, एक बच्चा कह रहा है सर आप अपनी टीम में मुझे शामिल कर लीजिए। हाँ, हमारी टीम में शामिल करने के लिए हमारी तरफ से ओपनिंग्स हैं, हम लोगों को हायर कर रहे हैं अभी। ठीक है, करंटली जीत राणा जी इज हायरिंग पर्संस, हम वर्तमान में लोगों को हायर कर रहे हैं।
अगर आप में से कोई अच्छा कंटेंट बना सकता है, आप नहीं बना सकते, आपका कोई मित्र बना सकता है, तो आप हमारे इंस्टा पे मैसेज करा दीजिएगा, वी आर हायरिंग पर्सन्स, ठीक है, हम लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक बात। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, बेटर तरीके से सवाल की अगर हम बात करते हैं तो बोला गया था कि 1 स्टेट 1 आरआरबी रखा गया था, जिसकी वजह से 43 ये आरआरबी खत्म हो गए, वर्तमान में 28 आरआरबी आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर भी 28 है, वर्तमान में आरआरबी भी 28 ही है, यही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, देखा सबके पास यही है। तो अब यहां पे ये सोचो, अगर हमारे और आपके पास कपड़े तक सेम है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम दोनों एक ही लेवल पे हैं भाई जी। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, ये रहा, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जीएमएस के मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि सरकारी जमा घटक से बंद कर दिए जाएंगे। कब से इनको बंद करने की बात कर दी गई थी कि इन सभी को बंद कर दिया जाएगा, तो इनके लिए क्या टर्म दिया गया था, तो कहा गया था कि 26 जनवरी 2022 से इनको बंद कर दिया जाएगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है, टफ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अरे नहीं नहीं भाई, ये 800 रुपए की ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में 800 की है। दिसंबर 2024 में साइकिलिंग को सतत और समावेशी फिटनेस गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रव्यापी आंदोलन लॉन्च किया गया था? कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था? इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें थोड़ा सा आप बताएंगे कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जिसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल आपका लॉन्च किया गया था, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल आपका लॉन्च किया गया था, प्राइम लेवल पर आपका चला था और कहा गया था 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सड़कों पर होंगे, ये बात यहां पर कही गई थी, ठीक है। चलो, बिना किसी परेशानी के लीजिए अगला सवाल। प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम के बारे में बात कर रहा है, तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव के ऊपर फोकस करके जो स्कीम स्टार्ट की गई है प्रधानमंत्री ई ड्राइव, इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो करेक्ट आंसर के तौर पर आपको किस चीज के बारे में याद रखना होगा। तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव के बारे में अगर मैं बात करता हूं, पहला है इट विल रिमेन इन फोर्स अंटिल 31 मार्च तक ई ड्राइव चलता रहेगा, करेक्ट है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल डीजल वाहनों को उनकी ईंधन दक्षता सुधारने के लिए नहीं, इसका काम है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लाने के लिए, ये नहीं होगा। योजना में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देना, करेक्ट है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव केवल निजी वाहनों पर स्वामित्व देता है, नहीं सर, कमर्शियल पर भी देता है। करेक्ट आंसर होगा पहला और तीसरा, करेक्ट आंसर होगा पहला और तीसरा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल, ये रहा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन क्या था? जो 23-24 में जो बजट आया था उसमें जो ग्रामीण सेक्टर था हमारा, उसमें कितने बजट की बात की गई थी सर? ग्रामीण सेक्टर में बात की गई थी 1,59,964 करोड़ रुपए की, 1,59,964 करोड़ रुपए की यहाँ पर आवंटन की बात की गई थी, ठीक है। चलिए, आज के लिए ये रहेगा, आपकी क्लास पूरी कंप्लीट होती है, बेहतरीन तरीके से इसको कवर किया गया है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे के क्वेश्चन आ गए, ये रहने दो, ये हैवी हो जाएगा, ये भी हैवी हो जाएगा, बट इसको आप बता सकते हैं, आंसर नहीं दे पाएंगे आप। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में आपको इशू होगा, एग्री स्टैक, हालांकि मैंने सवाल कराए, ये सब प्राइम लेवल के सवाल है। ये बता दीजिएगा एमटीएस 2024 वाला, कृषि निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार किए गए, निम्नलिखित में से कौन सी पहल कृषि वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाने की घोषणा करती है? इसके बारे में बताना जरूर, ठीक है। तो आज की क्लास यही रहेगी। दूसरा पॉइंटर ये है कि आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, अब इसके बारे में बताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप में से हर एक बच्चा कहीं भी जाता है, किसी भी क्लास में जाता है, तो जाके वहां भौकाल मचा दीजिए हर एक क्लास में जाके, ठीक है। याद रखिएगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं है, मेरा कभी ऐसा नहीं रहा कि हाँ जी मैं अलग हूं, ये हूं, ठीक है। चले सर, तथास्तु श्री चाहिए इसकी, तथास्तु श्री सीजीएल की है हमारी, जो हमारी तथास्तु सीरीज है वो सीजीएल के लिए चलती है नमन, तो सीजीएल की तथास्तु सीरीज अलग आएगी। ये संभव सीरीज है, जीडीएमटीएस के लिए संभव सीरीज ही चलेगी, और शाम को 2 सीरीज हमारी चलती है, एक यूपीएसआई की चलती है, ठीक है। चलिए, और यूपीएसआई की जो सीरीज चलती है वो क्लियर है, उसका नाम आपको विजयी भव देखने को मिलता है, जो यूपीएसआई यूपी पुलिस दोनों के लिए है, ठीक है। अब लाठी सीरीज भी हमारी आने वाली है, ठीक है। चलिए, ठीक है। मिलते रहेंगे इस प्रकार से ही, कोई समस्या नहीं है, और जितना हो सके आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए अपनी इस बात को, बाकी मिलते रहेंगे इसी तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम।